नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। भारत की बात करें तो बहुत लंबे समय तक यहाँ का बिहार राज्य जंगल राज के लिए मैं कहूँगा कि कुख्यात था और कुछ-कुछ प्रदेशों में हिंसा रही। जैसे नेपाल से लेकर के नीचे महाराष्ट्र गढ़चिरौली तक एक लाल पट्टी बन गई थी नक्सलियों की। कई राज्यों में अपने उरूज पर भी रहा और हमने वो काला दौर भी देखा भारत में जब पंजाब में आतंकवाद पनपा, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। उधर जम्मू कश्मीर में 89 के बाद से लगातार आतंकवाद की वारदातें हुई और इनको यानी नक्सलवाद को, आतंकवाद को एक अलग तरह की कानून व्यवस्था और एक अलग तरह की विदेशियों की विदेशी ताकतों की साजिश का एक परिणाम माना गया। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए। लेकिन अराजकता की बात करें, अगर रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों की बात करें तो बिहार और कुछ दूसरे राज्य कभी-कभी चपेट में रहे। लेकिन इधर जो खबरें अमेरिका से आ रही हैं साहब, इससे तो लगता है कि असली जंगल राज तो अमेरिका में है। कहीं भी, कभी भी और किसी की भी हत्या की जा रही है। एक चौंकाने वाली खबर आई है, भारतीय मूल के एक मोटेल के मैनेजर, उन्होंने अपने अधीनस्थ एक कर्मचारी को वॉशिंग मशीन के बारे में कुछ कहा, जानकारी दी, खराब हो गई होगी, उसकी जिम्मेदारी थी वो। बजाय इसको ऑन करने के या उसको ठीक करने के, वो हथियार लेकर के उसके पीछे भागने लगा अमेरिका में। वो अपने घर तक पहुंच गया भाग करके, उसके बच्चे भी उसको बचाने के लिए नीचे तक आए, लेकिन तब तक तो वो उसकी गर्दन धड़ से अलग कर चुका था और उसके बाद कटी हुई उस सिर को लात मार करके उसने दूर फेंक दिया और फिर उसको उठा करके एक जगह डंप करने के लिए पहुंच गया। और यह नागरिक क्यूबा का है, जिस पर वहां भी दर्जनों मुकदमे हैं, संगीन मामले हैं। और जब इसको डिपोर्ट किया जा रहा था तो क्यूबा की सरकार ने इनको लेने से मना कर दिया था। ऐसे लोगों को अमेरिका में काम करने दिया जा रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के करीबी किर्क की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान स्नाइपर ने सरेआम सीने में, यहां गर्दन के पास गोली मार करके हत्या कर दी। हालांकि उसको लेकर के भी कई तरह की कहानियां चल रही हैं कि अमेरिका में जो डिवाइड देखा जा रहा है, इसमें उसकी भी भूमिका थी। और ये डोनाल्ड ट्रंप के करीबी, यानी देश के राष्ट्रपति के करीबी की सरेआम हत्या कर दी जाती है। इससे ज्यादा जंगल राज और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का कोई दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता है। और किसी और की क्या बात करें, डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके तो कान को छूती हुई गोली निकल गई थी। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिकागो से, अमेरिका से, डॉक्टर मुनीस रायजादा। तो उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में हो क्या रहा है। मुनीस जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी। तो जहां आप बैठे हैं शिकागो, वहां की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कुछ आंकड़े देख रहा था, वहां तो और भी बुरा हाल है मनीष जी। तो आप लोग किन स्थितियों परिस्थितियों में रह रहे हैं? जी, शिकागो की बात करें तो ओमकार जी, ये भी एक एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे सेग्रीगेशन यहाँ पे यूएसए में काफी कॉमन एक फिनोमिनन है, जिसमें कि ब्लैक्स और वाइट्स अलग अलग रहते हैं। तो शिकागो एक प्राइम एग्जाम्पल है उसका। न्यूयॉर्क में भी आपको जो बोरोज है वहां पे, ब्रुकलिन,
ब्रॉन्क्स, उसमें आप देखेंगे कि धड़ों में लोग रहते हैं, वहां पे ब्लैक्स अलग रहते हैं। तो सेग्रीगेशन की वजह से कुछ हिस्सों में, साउथ ऑफ शिकागो में वायलेंस एक कांस्टेंट फिनोमिनन है, कांस्टेंट, कोई नई चीज नहीं है। और ये आज की प्रॉब्लम भी नहीं है, दशकों से है। मुझे ध्यान है, मैं आपको ये जो अभी जो आपने हालात बयान किए जंगल राज का, मुझे खुशी है कि आपने बड़ा एग्जाम्पल दिया इसमें, बिहार वाला। देखिए 6 जनवरी 2021 को जब कैपिटल हिल पे, जब ट्रंप के समर्थकों ने, कैपिटल यहां पे जहां कांग्रेस बैठती है, जहां पे यूएस के लॉ मेकर्स बैठते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अपर हाउस बैठता है, तो कैपिटल हिल पे कब्जा किया गया, तोड़फोड़ की गई। और उसके बाद वो जो 6 जनवरी 2021 को, मुझे ध्यान है कि ये घटनाक्रम होते ही 2-3 घंटों में आपने एक प्रोग्राम भी किया था लाइव। जी हाँ, जी हाँ। एंड मैं भी उस प्रोग्राम में था और मुझे भी अपनी बात कहने का सौभाग्य मिला। तो तब से लेके आज तक मैं तो बल्कि ये पूछना चाहता हूं आपसे कि वायलेंस रुकी कहां पे है यूएसए में? वायलेंस कॉन्स्टेंटली बढ़ती गई है। वो ट्रंप थे जो कहते कि मैं अपनी प्रेसिडेंसी नहीं छोड़ूंगा, वो हार चुके थे 6 जनवरी 2021 को। 20 जनवरी को बाइडेन ने शपथ लेनी थी और उन्होंने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इस प्रेसिडेंसी को। अच्छा, उसके बाद बनते ही अब जब सेकंड टर्म में आए हैं तो इनकी क्या, शुरू में पहले कुछ इनिशियल डेज में क्या इनकी टोन थी कि अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आऊंगा ताकि मैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, थर्ड बार भी प्रेसिडेंट बन सके। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहां पे 2 टर्म से ज्यादा प्रेसिडेंट चुना नहीं जा सकता, एक ही व्यक्ति, टर्म बिल्कुल। लिमिट जिसको कहते हैं। तो उसके बाद उनकी ओडेसिटी देखिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ करना चाहते हैं। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने कहा था कि हम ब्रिटिश से आजाद हो चुके हैं, और 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो पिछले अगर आप 250-300 साल में देखें तो अमेरिका एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, जो कि कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के चैंपियंस हैं, और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग डेमोक्रेसी प्राइम एग्जाम्पल है। इनफैक्ट 1787 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें 3 बातें बोली गई थी। राइट टू लाइफ, क्योंकि ये मुद्दा आता है जो ये हत्या की गई है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी यानी कि फ्री स्पीच, एंड थर्ड राइट टू परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हर व्यक्ति को खुशी लेने का, खुशी प्राप्त करने का भरपूर उसको मौका मिलना चाहिए। अब उस बात को 250 साल हो चुके हैं, लगभग 250 साल बाद अब जब हम देखते हैं तो यहां पे पोलराइज्ड पॉलिटिक्स है। यहां पे इस वक्त ट्रंप ने पिछले 4 सालों में माहौल बिगाड़ा है। यहां पे कंजर्वेटिव क्रिश्चियन वैल्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जीने मत दे। जो कर्क था ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है। अगर आप, हमें पॉलिटिकल वायलेंस की निंदा करनी चाहिए, कोई इसको किसी भी ढंग से हम कंडोन नहीं कर सकते। चार्ली कर्क की हत्या की गई और बड़े दुखद ढंग से, जिस ढंग से स्नाइपर उसके गले में यहां पे आया, एंड ही इमीडिएटली फेल डाउन, एंड आई थिंक विद इन सेकेंड्स ही डाइड। देखा जाए तो बड़े भयावह स्थिति है। और अब यूएसए के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें भी एक भय है कि हम यदि ओपन में लोगों से जाके मिलेंगे, ओपन स्पीच के लिए यूएसए पॉपुलर है, लोग यहाँ पे बड़े इस बात को बड़े गर्व से बोलते हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था। जब फर्स्ट अमेंडमेंट बनाया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट ये है कॉन्स्टिट्यूशन की कि लोगों को स्पीच अपना देने का अधिकार, अपने बोलने का अधिकार है। एंड सेकेंड अमेंडमेंट है टू राइट टू बेयर द गन्स, यानी कि हम अपने लिए सुरक्षा के लिए गन्स रख सकते हैं। अब यही आयरनी देखिए कि जो व्यक्ति गन वायलेंस के पक्ष में बोल रहा है, और उस वक्त भी जब उनकी हत्या की गई चार्ली कर्क की, तो उस वक्त वो वायलेंस पे ही शब्द कुछ उन्होंने बोला था, गन वायलेंस पे। लेकिन उसके बाद ये भय का माहौल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों ने भी इसकी निंदा की है। लेकिन ट्रंप ने विद इन 2-2.5 घंटे में, ओंकार जी क्या बोला, उसने बोला कि, ट्रंप जी ने बोला
कि चार्ली कर्क वाज फाइनेस्ट ऑफ द मैन एंड प्रेसिडेंशियल ऑनर उनको दे दिया गया, प्रेसिडेंशियल मेडल अनाउंस कर दिया गया। चार्ली कर्क की डेड बॉडी को एयरफोर्स नंबर 2, एयरफोर्स 1 में प्रेसिडेंट ट्रेवल करते हैं, एयरफोर्स 2 में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस है इस वक्त, वो उनकी पत्नी उषा वैंस जो भारतीय मूल की हैं, एंड वो डेड बॉडी को लेके उसमें लेके गए हैं, बताइए, एंड प्रेसिडेंशियल ऑनर डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि चार्ली कर्क की पिछले ट्रेजेक्टरी आप देखिए, मैं किसी भी ढंग से उनकी हत्या को कंडोन नहीं करा, वो हत्या गलत हुई है और सब लोगों ने यहाँ पे यूनिफॉर्मली इसकी निंदा की है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अमेरिका को बांटने वाला तो इसी को माना जाता है, इसी को माना जाता है। बहुत जहरीले भाषण देता है, ये इंडियन से हेट करता है, ये ब्लैक से हेट करता है, ये इंडियंस जो वहां पर सीईओ हैं अलग अलग टेक कंपनियों के, उनका भी विरोध करता है। ये तो इसने तो अपने दुश्मन खुद ही खड़े कर रखे थे। एग्जैक्टली। ओंकार जी आप ये देखिए, जो कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर है न्यूसम, गेविन न्यूसम, उन्होंने बोला है कि इनके काम को, चार्ली कर्क के काम को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, मीनवाइल 22 साल का एक लड़का टाइलर रॉबिन्सन पकड़ा जा चुका है, वो उसका हत्यारा है ऐसा माना गया है, एंड टाइलर रॉबिन्सन के फैमिली मेंबर्स ने ही पुलिस को अपने मित्र के माध्यम से सूचना दी कि ऐसा लगता है कि हमारे बेटे ने हत्या की है, एंड वो पकड़ा गया है। ये अभी अभी की न्यूज़ है पिछले कुछ घंटों की। अब आप ये देखें कि गेविन न्यूसम ये बोल रहे हैं कि चार्ली कर्क के काम को आगे बढ़ाया जाए। अब चार्ली कर्क का काम सुन लीजिए आप, एलजीबीटी के प्रति नफरत, ये बोला गया कि एलजीबीटी के लोगों को, जो गे लोग हैं या जो सेम सेक्स में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को 1950-60 वाली सजा मिलनी चाहिए, उनको ट्रीटमेंट वो मिलनी चाहिए। 1950-60 में क्या होता था, साइंस उतनी नॉलेज नहीं थी, मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं थी, लोग ज्यादा उनको लगता था कि नहीं ये तो भगवान ने शायद इनको बनाया ऐसा और ये मंजूर नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी, उनकी हत्या कर दी जाए, उनको पकड़ के मतलब बड़ा कॉमन था ये। तो वो 1950-60 की जो साइंस के हिसाब से नॉलेज थी, लोगों के पास नॉलेज की कमी थी, उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं गे के पक्ष विपक्ष में तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो सिंपल ये कहना चाहता हूं कि साइंस के हिसाब से हमारी नॉलेज बढ़ी है, करंट अफेयर्स की, मेडिकल नॉलेज बढ़ी है। नंबर 2, ह्यूमैनिटी भी तो कोई चीज होती है। नंबर 2, आपके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट क्या हैं? हाँ, फिर तो वो भी उसी के दायरे में आते होंगे। आप ये एग्जैक्टली वो तो इस वक्त, हाँ, वो तो कहते हैं कि मैं गे हूं, और उनके पार्टनर भी एक मेल है। आप ये देखिए कि 1964 में जब सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया, मार्टिन लूथर किंग, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, यूनिफॉर्मली विश्व भर में उनको पूजा जाता है। यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला, इरिस्पेक्टिव उसका कास्ट, कलर या क्रीड, कि किसी ने कहा कि मार्टिन लूथर किंग से हमें दिक्कत है। बताइए, उनके 1964 के सिविल राइट्स को चार्ली कर्क ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये नफरती एक पैदाइशी वो था, उस पर मोमेंटम खड़ा किया गया। यूटा यूनिवर्सिटी में जहां पे इसकी हत्या हुई है, वहां पे 3000 स्टूडेंट्स, बताइए, उनको बरगलाने के लिए इकट्ठा किया गया था। अच्छा, उसके अलावा एंटी इंडियन स्टैंस देखिए, जब इस किस्म का व्यक्ति जो सो कॉल्ड कोट अनकोट सेलिब्रेटेड व्यक्ति है, सेलिब्रिटी है, उसका इंपैक्ट लोगों पे पड़ता है, उनके दिमाग घूम जाते हैं। अब जैसे इंडिया के खिलाफ बोल दिया, इंडियंस के खिलाफ बोल दिया। अब फॉक्स न्यूज के आप इनको देखिए, फॉक्स न्यूज के जो एंकर्स है, लोरा इनग्राम को देखिए, उन्होंने क्या बोला। ये लोरा इनग्राम है, ये देखिए, आपके दर्शक देख लें। जी। इस महिला ने ये बोला, प्रेसिडेंट ट्रंप को अपील की कि कॉल सेंटर्स जो इंडिया में बैठे हैं, इंडियंस कॉल सेंटर्स प्लीज बंद कीजिए। प्रेसिडेंट को अपील की इन्होंने कि जो मोदी जी के साथ जो टैरिफ का चल रहा है खेल, तो यदि हमने उसमें रियायत की तो इंडियंस को वीजा देने पड़ेंगे। इंडियंस को हम देखना ही नहीं चाहते।
जबकि इंडियंस यहाँ 1.5% हैं। लेकिन आज जो हत्या हुई है डैलस में, जिसका आपने शुरू में रेफरेंस दिया, जी कितने जी निर्दयी मतलब ढंग से एक एक वायलेंस का एक्ट है कि सिर धड़ से काट दिया गया उसको, एंड वो सिर उठा के उसने, फुटेज घूम रही है, वो बताइए। लकीली उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया, उस हत्यारे को। तो इनसे क्या होता है कि जो माहौल यहाँ पे दहशत का पैदा होता है, नफरत से नफरत पैदा होती है। तो उसमें जो लॉरा इनग्राम ने बोला, इसके बाद कर्क ने भी बोला, चार्ली कर्क ने कहा कि हाँ, एंटी इंडियन के खिलाफ बोला। अब आप ये देखिए, जो माइनॉरिटी में है जो व्यक्ति पहले से, उनके खिलाफ वायलेंस हो जाती है। सड़क पे चलते हुए कोई व्यक्ति कुछ भी कर देता है। सिखों के खिलाफ वायलेंस हुई है, मंदिरों पे यहाँ पे वो अटैक्स हो जाते हैं, क्योंकि अनजान में लोग कर जाते हैं, उनको समझ नहीं होती। वो क्या करते हैं, क्रिश्चियन वैल्यूज के चक्कर में वो कंजर्वेटिव जो ये कंजर्वेटिव नफरती जो ये बैठे हैं, ये लोग थैलियां बैठी हैं, बैग्स बैठे हैं, ये नफरत फैलाते हैं। और इसको प्रेसिडेंट ट्रंप इसको समहाउ इसका अनुमोदन करते हैं। ये कहानी है। देखिए, खुद ट्रंप पर भी तो 2 बार 3 बार अटैक हुआ था जब ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। जी एक बार तो बिल्कुल कहना चाहिए कि मरते मरते बच्चे हैं, जी गोली यहाँ से कान को छूते हुए निकल गई। जी। और एक बार जब गोल्फ खेल रहे थे तब ऐसा हुआ है। हम्म, उससे पहले भी ये कह चुके थे हम्म, कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो साजिशें रच रहे हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप। वहाँ भी उसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ कई बार लगते हैं। जी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस संभालने के इतने महीनों बाद भी इस फ्रंट पर किया क्या है? अभी तक कुछ सीरियस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस समस्या का समाधान खोजा जाए? जी नहीं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनली यूएसए की पॉलिटिक्स को देखें, तो दो पॉलिटिकल पार्टी हैं प्रोमिनेंट। आपने इंडिया में लाल बेल्ट की बात की, लाल क्षेत्र की बात की। यहां पे भी रेड स्टेट बोला जाता है, रेड स्टेट या बाइबल बेल्ट बोला जाता है। आप साउथ ऑफ यूएसए में चले जाइए, उन स्टेट्स को टिपिकली कंजर्वेटिव क्रिश्चियन बेल्ट या रिपब्लिकन्स बोला जाता है। शिकागो से आप लगभग 30-40 माइल्स बाहर निकल जाइए, आपको ठेठ रिपब्लिकन्स मिलेंगे वहां। मैं तो नॉर्मल ब्लूमिंगटन, काफी सिटीज में, यहाँ पे आस पड़ोस के सिटीज में भी अपनी ड्यूटीज करता हूँ एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल में। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप बाहर निकलते, जहां पे व्हाइट मेजोरिटी आती है, तो ठेठ आपको रिपब्लिकन सेंस मिलती है। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे मीडिया और पॉलिटिकल पार्टियों ने जानबूझ के इस प्रकार के एजेंडा घोषित किए हुए। फॉक्स न्यूज रिपब्लिकन पार्टी का एक माउथ स्पोक्स पर्सन या माउथ पीस लगता है। इधर जो आपको दूसरे देखेंगे CNN, वो आपको ऐसा लगता है डेमोक्रेटिक। ये प्रीच करते हैं, ये आपको न्यूज नहीं देते, ये लगातार प्रीच करते हैं, आप पे फेंकते हैं जबरदस्ती अपने अपने एजेंडा। आप ये देखिए कि जब क्रिश्चियन वैल्यूज की बात, रिपब्लिकन पार्टी का मतलब क्रिश्चियन वैल्यूज, कंजर्वेटिव वैल्यूज, कंजर्वेटिव वैल्यू का मतलब फैमिली सुप्रीम है। फैमिली सुप्रीम होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप LGBT के खिलाफ हो जाइए। वो कहते हैं नहीं, जी बाइबल तो ये कहती है कि गेज होने नहीं चाहिए दुनिया में, तो वो एंटी गे की नफरत फैलाते हैं। टिपिकली कंजर्वेटिव फैमिली सिस्टम के नाम पे वो अपने व्हाइट सुपरमेसी लेके आते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस टिपिकल रिपब्लिकन आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कभी भी कंडोन नहीं करेंगे, वो कभी भी उस बात को उसको दुर्भाग्यशाली नहीं बोलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो गन वायलेंस है, गन के मामले में रिपब्लिकन्स काफी ज्यादा सख्त हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, गन वायलेंस को वो कंडोन नहीं करते, वो दे डोंट क्रिटिसाइज इट। वो कहते हैं ठीक है, तो सेकंड अमेंडमेंट राइट है, हम क्या करें, हम तो इसको कुछ कुछ लोग मरते हैं तो मरने, तो जैसा चार्ली कर्क ने कहा कि कुछ लोग मरेंगे तो मरेंगे, क्या किया जा सकता है, क्योंकि सेकंड अमेंडमेंट तो हमें मिला हुआ है। उसको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ लोगों को जाना होगा। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का भी वही थॉट है, क्योंकि वो कभी भी ओपनली इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे गन वायलेंस यहाँ पे कॉमन है। स्कूलों में जाके कोई व्यक्ति कोई सिर फिरा घुस जाता है, वो जाके वहां निर्मम हत्या करता है बच्चों की, तब एक बार थोड़ा सा तूफान उठता है, उसके बाद फिर वही साइलेंस आ जाती है, क्योंकि बाई पार्टीजनशिप नहीं है इसमें। डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग भी इसमें स्टैंड नहीं लेते।
प्रेसिडेंट ओबामा थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने बोला कि मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मैं गन वायलेंस कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने आप को उस वक्त अजीब स्थिति में पाता है, वो कहता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब मैं इस बात से सहमत नहीं हूं उनकी, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपनी लाचारी व्यक्त की। मुझे लगता है कि गन वायलेंस इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल कि किस प्रकार से यूएसए में प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, लेकिन इसको कोई भी देखने को तैयार नहीं है। बाई पार्टिजनशिप कभी भी आने को तैयार नहीं है। और समाज कैसे लेता है? अमेरिकन समाज भी बटा हुआ है क्या इस पूरे मुद्दे पर? जी, गन वायलेंस पे तो डेफिनेटली बटा हुआ। जैसे अपने देश में कास्ट सिस्टम पे जब आती है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे सहमति बनाना नामुमकिन है लगभग। अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लॉजिक वाले लोग भी बट जाते हैं उसमें। सेम अप्लाइज टू गन वायलेंस एंड इट इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। किसी भी समझदार व्यक्ति को ये समझ नहीं आती बात कि मामला क्या। डेवलप्ड कंट्री से भी आप कंपेयर करें, आप बाकी जो यूएसए जैसे बाकी जो विकसित देश हैं उनसे भी कंपेयर करें, तो गन वायलेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जबकि आप यूरोपियन कंट्री में जाएं तो वहां गन वायलेंस नहीं है। तो इस पे कोई राय बनती दिखती नहीं है, लोग भी डिवाइडेड हैं एंड पीपल आर हैप्पी द वे इट इज, अनफॉर्चुनेटली। और मुनीष जी, ये जो टेक्सास के डलास में घटना हुई है, भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या, निर्मम हत्या, जी, सिर धड़ से अलग कर दिया गया, इसको लेकर के क्या भारतीयों की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, कोई किसी तरह की एकजुटता, या यहाँ ये एक आम टेंडेंसी सी हो गई है, सब लोग अपने काम में ही जुटे रहते हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है कि किसी भारतीय के साथ कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली इंडियंस क्लस्टर्ड है मेजर सिटीज में, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस, डैलस, ये ह्यूस्टन जैसे सिटीज। और जो मात्रा संख्या देखी जाए तो लगभग 1.5% है। तो एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में ऐसे मुद्दों पे इंडियंस गैल्वेनाइज नहीं हो पाते, या वो शक्ति उनकी दिखती नहीं। जब कुछ ऐसी बात होती है, जैसे हिस्पैनिक्स की बात होती है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात होती है, तो हिस्पैनिक कम्युनिटी वहां पे इकट्ठे दिखती है क्योंकि उनकी संख्या भारी है। लेकिन इंडियंस ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी इंडियंस का यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबिंग या एडवोकेसी में है, इनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन इन बातों में अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता ये। और ये घटनाक्रम यदा कदा होते ही जाते हैं, पहले भी हुए, अब भी हुए। जब पहले 9/11 के बाद 9/11 कल ही सितंबर 11 कल गया है, बीता है, चावले कर्क की हत्या में उस पर आई थिंक कुछ मुद्दा उठ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को लगा कि ये जो सिख लोग हैं ये शायद अरेबिक हैं, मिडल ईस्ट के लोग हैं, इन पे इस किस्म के इस दुर्घटनाएं हुई थी। उसके अलावा हेट क्राइम यूएसए में, रेशियल क्राइम अननोन नहीं है और इंडियंस के खिलाफ होता है। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से एक बेहद गंभीर विषय था जी, जिस पर मुनीष जी की राय लेनी जो बहुत जरूरी थी, उनसे रिक्वेस्ट किया गया तो वो जुड़ गए। लेकिन निश्चित रूप से अमेरिका में बहुत ही चिंताजनक स्थितियां हैं। जैसा उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि कभी भी स्कूलों में कोई स्टूडेंट ही गन लेकर के पहुंच जाता है और पता लगता है कि 10, 20, कभी कभी तो 25 बच्चों की और दूसरे लोगों की हत्याएं कर दी गई हैं। एक कैसा समाज अमेरिका ने बना लिया है, ये सबकी चिंता का विषय जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, इतना समय निकालने के लिए और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते।